नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी की बातें में। यहाँ हिंदी माध्यम में 9th से 12th के बच्चों के लिए कुछ सपोर्ट मटेरियल लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कंटेंट को एआई की मदद से आकर्षक बनाया गया है। आशा है ये आपको पसंद आएगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज बात करते हैं भारत की विशाल और जीवन से भरपूर जैव विविधता की। ये एक ऐसा खजाना है जिस पर सच पूछिए तो हमारा पूरा वजूद टिका हुआ है। तो आइए इसकी गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ जानवरों की एक लंबी सी लिस्ट नहीं है। नहीं, इसको ऐसे समझिए कि ये एक बहुत ही गहरा, आपस में गूंथा हुआ जाल है। एक ऐसा सिस्टम जहां करोड़ों प्रजातियां, छोटे से छोटे माइक्रोब्स से लेकर बड़े बड़े हाथियों तक, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। और यही मिलकर हमारे ग्रह को, हमारी पृथ्वी को रहने लायक बनाती हैं। असल में बात यह है कि हमारा पूरा वजूद ही इसी कुदरती सिस्टम पर टिका है। सोचिए, हम जो हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं और जिस मिट्टी से हमारा खाना उगता है, ये सब कहाँ से आता है? ये सब इसी जीवंत जाल की देन है। मतलब सीधी सी बात है, अगर इकोसिस्टम सेहतमंद है तभी हम इंसानों का भविष्य भी सेहतमंद है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सच में रुककर सोचने पे मजबूर कर देता है, क्योंकि जब ये नाजुक और इतना जरूरी जाल टूटने लगता है, इसमें दरारें पड़ने लगती हैं, तो इसका असर कितना गहरा होता है। चलिए इसे समझने की शुरुआत एक बहुत ही ताकतवर प्रतीक से करते हैं। ये नंबर है भारत में बचे हुए बाघों की गिनती का। जरा सोच कर देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत में इनकी आबादी लगभग 55,000 के आसपास थी और आज सिर्फ इतनी। ये गिरावट हमें चीख चीख कर बताती है कि संकट कितना बड़ा है, कितना भयानक है। तो सवाल उठता है कि बाघों की आबादी में इतनी भयानक गिरावट आई क्यों? देखिए, इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे बड़ा खतरा तो है अवैध शिकार, उनकी खाल और हड्डियों के लिए। फिर जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ रही है, उनके रहने की जगह, उनके जंगल वो सिकुड़ते जा रहे हैं। और जब जंगल कम होंगे तो जाहिर है उनका भोजन यानी शिकार बनने वाले जानवर भी कम हो जाएंगे। अब इतने बड़े संकट से निपटने के लिए एक सोची समझी प्रतिक्रिया तो जरूरी थी ही। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कि इस समस्या के समाधान का पहला पहलू क्या था, यानी भारत सरकार ने संरक्षण के लिए क्या बड़े कदम उठाए। देखिए, भारत में कानूनी संरक्षण का इतिहास धीरे धीरे मजबूत हुआ। इसकी एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई 1972 में, जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। ये एक मील का पत्थर था। इसने शिकार पर रोक लगाई और पहली बार संरक्षित प्रजातियों की एक लिस्ट जारी की। और फिर समय के साथ ये सुरक्षा का दायरा और बड़ा होता गया, इतना कि इसमें तितलियों, पतंगों और 1991 में जाके पेड़ पौधों को भी शामिल कर लिया गया। सरकार ने जंगलों को मैनेज और सुरक्षित करने के लिए एक और काम किया। उन्हें कानूनी तौर पर अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया। देश के जो आधे से ज्यादा जंगल हैं वो आते हैं रिजर्व्ड या आरक्षित कैटेगरी में। मतलब ये संरक्षण के लिए सबसे कीमती हैं। फिर करीब 1/3 प्रोटेक्टेड या रक्षित हैं, जिन्हें आगे के नुकसान से बचाने पर जोर दिया जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं उस एक मशहूर संरक्षण कार्यक्रम की जो खास तौर पर बाघों पर आए संकट के जवाब में ही शुरू किया गया था। नाम तो सबने सुना ही होगा, प्रोजेक्ट टाइगर। और आज ये दुनिया के सबसे कामयाब वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है। ये जो बात है ना, ये इस पूरे मिशन का सार है। देखिए, बाघ सिर्फ एक जानवर नहीं है, उसे एक कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर हम बाघ को बचाते हैं तो हम सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके पूरे घर को, यानी पूरे के पूरे जंगल को बचाते हैं, उसके शिकार को बचाते हैं और उन अनगिनत छोटे बड़े जीव जंतुओं को भी जो उस जंगल पर निर्भर हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर की ये कोशिशें सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं हैं, ये पूरे देश में फैली हैं। सोचिए, उत्तर में उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क से लेकर दक्षिण में केरल के पेरियार तक भारत के कोने कोने में बाघों के लिए सुरक्षित घर बनाए गए हैं। ये सब इस शानदार जानवर को बचाने के लिए ही समर्पित हैं। लेकिन रुकिए, कहानी का एक और बहुत जरूरी हिस्सा भी बाकी है। सरकारी कानूनों के अलावा संरक्षण की एक और ताकत है, एक ऐसी ताकत जो जमीनी स्तर पर काम करती है।
और वो है लोगों की शक्ति, यानी स्थानीय समुदाय। तो यहाँ हमें संरक्षण के दो बिल्कुल अलग लेकिन एक दूसरे को पूरा करने वाले रास्ते दिखाई देते हैं। एक तरफ सरकार के बनाए हुए नियम कानून हैं जो ऊपर से लागू होते हैं, और दूसरी तरफ हैं लोगों की सदियों पुरानी परंपराएं और मान्यताएं, जिनकी जड़ें ही प्रकृति के सम्मान से जुड़ी हैं। भारत में परंपरा और संरक्षण का रिश्ता तो बहुत ही गहरा और पुराना है। कई जगहों पर आपको सेक्रेड ग्रोव्स मिलेंगे, जिन्हें देवताओं के जंगल भी कहते हैं। लोग आस्था के कारण इन जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। छोटा नागपुर के आदिवासी समुदाय को देखिए, वो महुआ और कदम्ब जैसे पेड़ों की पूजा करते हैं। या फिर राजस्थान के बिश्नोई समाज को ले लीजिए, उनके लिए तो काले हिरण जैसे जानवरों की रक्षा करना उनके धर्म का, उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा है। और ऐसा नहीं है कि ये जज्बा सिर्फ पुरानी परंपराओं में है, ये आज भी जिंदा है। सबको याद होगा हिमालय का वो मशहूर चिपको आंदोलन, जब लोग पेड़ों से लिपट गए थे उन्हें बचाने के लिए, या फिर टिहरी का बीज बचाओ आंदोलन। ये सारे आंदोलन हमें यही दिखाते हैं कि पर्यावरण को बचाने में आम लोगों की भागीदारी हमेशा से कितनी मजबूत रही है। और इसकी एक कमाल की मिसाल है कि कैसे लोगों ने मिलकर संरक्षण की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। राजस्थान के अलवर में 5 गांव एक साथ आए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी 1200 हेक्टेयर जमीन को भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया। अपने नियम खुद बनाए कि यहां शिकार पर पूरी तरह पाबंदी होगी, और अब वो बाहरी लोगों से अपने जंगल और जानवरों की हिफाजत खुद करते हैं। है ना कमाल की बात? तो अब तक हमने 2 मजबूत ताकतों को देखा, एक जो ऊपर से नीचे काम करती है यानी सरकार, और दूसरी जो जमीन से जुड़ी है यानी समुदाय। अब ये साफ है कि संरक्षण का असली भविष्य इन दोनों ताकतों को एक साथ लाने में ही है। और जानते हैं, इसी साझेदारी को एक औपचारिक रूप भी दिया गया है। इसे कहते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, या शॉर्ट में JFM। ये एक ऐसा सरकारी कार्यक्रम है जिसका मकसद ही यही है, जंगल की देखभाल के लिए वन विभाग और स्थानीय समुदायों को एक साथ लाना। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? देखिए, इसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी 1988 में ओडिशा से। इसमें होता यह है कि गांव के लेवल पर कमेटियां बनाई जाती हैं। ये कमेटियां वन विभाग के साथ मिलकर उन जंगलों को फिर से हरा भरा करती हैं जो खराब हो चुके हैं। और बदले में क्या मिलता है? इसके बदले में गांव वालों को जंगल से मिलने वाले फल, फूल या दूसरी चीजों पर अधिकार मिलता है। और अगर लकड़ी से कोई मुनाफा होता है तो उसमें भी हिस्सा मिलता है। मतलब ये दोनों के लिए एक फायदे का सौदा है। तो इस सबसे बड़ा सबक क्या निकलता है? सबसे बड़ा सबक यही है कि संरक्षण तभी कामयाब हो सकता है जब वो सिर्फ जानवरों या पेड़ों तक ही सीमित ना रहे। इसे लोगों को केंद्र में रखना होगा। मतलब ये लोगों के लिए होना चाहिए, पर्यावरण के लिए अच्छा होना चाहिए, और साथ ही लोगों को आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाए, तभी बात बनेगी। और यहीं पर ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि क्या संरक्षण सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, या फिर हमारे इस अनमोल कुदरती खजाने को बचाने में हम सबकी भी कोई भूमिका है, कोई साझा कर्तव्य है? शुक्रिया मित्रों, मुझे बेहद खुशी है आपने मेरा वीडियो पूरा देखा। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके सवाल और कमेंट्स का स्वागत है, जिससे मैं इस कंटेंट को और बेहतर बना सकूं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।